आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। स्वागत है आपका बड़ी बहस में। प्रदेश में निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आज की ताबड़तोड़ बैठकों और निवेशकों से मुलाकात साफ कर देती है कि प्रदेश सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उद्यमियों के लिए तमाम सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं। इसके लिए आज ही मुख्यमंत्री ने ई-बिज पोर्टल लॉन्च किया। इन तमाम कवायदों के बावजूद सवाल अब भी वही है कि क्या निवेश के लिए सरकार की हाईटेक कोशिशें रंग लाएंगी और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधाओं का कोई फायदा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 17 जनवरी से चीन और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। साथ ही हरियाणा इन्वेस्टर्स मीट के जरिए भी निवेशकों को आकर्षित करने की कवायद कर रहे हैं। और आज 3 अलग अलग बैठकों में मुख्यमंत्री खट्टर ने निवेशकों के साथ चर्चा की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रदेश में अभी तक सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कागजों से आखिर कब बाहर आएगा निवेश और प्रदेश में महंगी बिजली जैसी समस्याएं निवेश की राह में रोड़ा नहीं। इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ आज करेंगे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज के अहम सवाल रहेंगे, क्या निवेश के लिए सरकार की हाईटेक कोशिशें रंग लाएंगी। सरकार की तरफ से निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या निवेश के लिए सरकार की ये हाईटेक कोशिशें रंग लाएंगी, आज का अहम सवाल। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑनलाइन पोर्टल जैसी इन सुविधाओं का क्या मतलब है, क्या मायने हैं। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधाओं से कितना लाभ होगा, क्या मायने हैं। 17 जनवरी से चीन और जापान के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर निवेश कागजों से बाहर कब आएगा। क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश में महंगी बिजली जैसी समस्याएं निवेश की राह में क्या रोड़ा नहीं है। तो ये है आज की बड़ी बहस के अहम सवाल। क्या निवेश के लिए सरकार की तरफ से ये जो हाईटेक कोशिशें की जा रही हैं, ई-बिज पोर्टल लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो सुविधाएं शुरू की जा रही हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये फायदा पहुंचाएंगी, क्या ये निवेश को बढ़ावा देंगी। शुरुआत करें उससे पहले निवेश को लेकर सरकार के रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, हरियाणा का चहुमुखी विकास ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस विकास के नाते से जितने भी क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों में विकास के कार्य हमारे अब शुरू हो रहे हैं। खास करके इंडस्ट्री का, न्यू एंटरप्रेन्योर्स का जो हमने आह्वान किया है, वो बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर एक प्रदर्शन बदलेगा, जिसके लिए नई एंटरप्राइज पॉलिसी हमने तय की। आज उसी संदर्भ में सीआईआई की एक मीटिंग हुई। ये लोग भी बहुत उत्साह में और इन्वेस्टमेंट के लिए हरियाणा में तैयार हैं। अगले 7 और 8 मार्च को हम लोग एक समिट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स मीट, और उस इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से हजारों लोग जो हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, मैं निश्चित रूप से विश्वास कर सकता हूं कि जो हमारा टारगेट है 4 लाख लोगों को रोजगार देने का, 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का, ये निश्चित रूप से हरियाणा। तो सरकार की तरफ से ये तमाम हाईटेक कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज 3 अहम बैठकों में हिस्सा लिया। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि डीएमआईसी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। नए इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना पर चर्चा हुई। डीएमआईसी की इस बैठक में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर चर्चा की गई। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर विकसित करने पर मंथन किया गया। तो ये कई अहम मुद्दे हैं जिन पर डीएमआईसी की इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा सीआईआई की बैठक की गई। इस नेशनल काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ मुलाकात की। मुलाकात की खास बातों पर नजर डालते हैं। तो बैठक में कई निवेशकों के साथ चर्चा की गई। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। निवेशकों को प्रदेश में निवेश का प्रस्ताव दिया गया। सीआईआई नेशनल काउंसिल की इस बैठक में हरियाणा इन्वेस्टर्स मीट का भी न्योता दिया गया। निवेशकों का भरोसा प्रदेश में बढ़ा है, निवेश करने के लिए उनका भरोसा बढ़ा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा और कई निवेशक प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं, यानी निवेश के लिए एक बेहतर
माहौल प्रदेश में बना है। इसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने इंडो कोरियन बिजनेस समिट में शिरकत की। वहां की अहम बातों पर भी नजर डालते हैं। कोरिया के निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री खट्टर ने चर्चा की और प्रदेश में सीधे निवेश को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। यानी 3 अहम बैठकें की गई आज और तीनों अहम बैठकों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। हरियाणा में निवेश के अवसर और बढ़ाए जाएं। कोरिया का मशहूर कन्फेक्शनरी ब्रांड लोटे प्रदेश में निवेश कर सकता है। लोटे के चेयरमैन डोंग बिनशिन ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री शिन की मुलाकात के बाद ये इच्छा जताई है तो कोरिया के निवेशकों से भी मुख्यमंत्री की चर्चा हुई और यही माना जा रहा है कि प्रदेश में विदेशी निवेश को जल्द से जल्द बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए 3 अहम बैठकें हुई। इसके अलावा मार्च महीने में इन्वेस्टर्स मीट का न्योता भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। अपने खास मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से बीजेपी नेता रमन मलिक मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ गुड़गांव स्टूडियो से प्रदीप जैलदार कांग्रेस नेता, इसके अलावा उद्यमी मनोज त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं और चंडीगढ़ से प्रवीण अत्रे इनेलो प्रवक्ता, इसके अलावा प्रदीप मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रमन मलिक जी आपके पास आना चाहूंगी। हाईटेक कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये हाईटेक कोशिशें क्या रंग लाएंगी? देखिए, रंग तो अगर आप एक सिंसियर एफर्ट डालते हैं और ईमानदारी से डालते हैं जिसके अंदर आपकी मंशा बेईमानी करने की नहीं है, तो एफर्ट जितना भी डालेंगे वो चीनी की तरह है, गुड़ की तरह है, उतनी ही मिठास देगा। तो जहां इस देश ने पहले बहुत सारे कागजी एफर्ट देखे हैं, वहीं आज की समय ये प्रदेश भी और देश भी एक जेन्युइन एफर्ट देख रहा है। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, वो दोनों इसी दिशा में लगे हुए हैं कि मैक्सिमम डिलीवरेंस लेकर आए। जहां आज हमारे टारगेट सेट हैं कि हमको ये लाना है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि हम 100% या 200% कर लेंगे या 50% पे रह जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारे डिलीवरेबल क्या है, हम क्या लाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, वो सेट है, गोल सेट हैं, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। और अगर ईमानदारी से काम करें तो भगवान भी साथ देता है, कुदरत भी साथ देती है और देगी जरूर। ये एफर्ट डालने का और इस आज जो ये ई बिजनेस पोर्टल वगैरह सारा लॉन्च करा है, उसका एक बहुत बड़ा ब्रॉडर विजन है। वो ये विजन है कि उसके अंदर 2 मेन फैक्टर आए। अगर मैं सरल भाषा में समझाना चाहूं कि एक तो है एग्जीक्यूशन का फैक्टर और एक है लाइसेंसिंग का फैक्टर, जो किसी भी निवेश को एक प्रदेश के अंदर अच्छा या बुरा बना सकता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम अगर पास्को को देखें, जो उड़ीसा में आना चाहता था, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से वो रुकता गया और एक समय पे आके वो इनवायबल हो जाता है। तो अगर हम प्रदेश के अंदर सरलीकरण लेकर आते हैं जिसके अंदर अलग अलग चीजें जो हैं, कुछ ऑटोमेटिक रूट, कुछ टाइम बाउंड हो, अगर समय से इसके निर्धारण समय के अंदर अगर आपकी अप्रूवल्स आ रही हैं, अगर आपकी सैंक्शनिंग्स हो रही हैं, आप प्रोसीड कर पा रहे हैं, तो उसके बाद फेलियर एक प्रोडक्ट का या एक इंडस्ट्री के सेटअप होने का कभी भी स्टेट या स्टेट के लोगों पे नहीं आता, वो हमेशा उस उद्यमी पे आता है। मोटा तौर पे अगर मैं बोलूं तो हमारा कोशिश ये है कि हम इस तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट ना हो। जो लीगली चीज है, जो इलीगल चीज है, उसको हम नहीं परमिट कर रहे, लेकिन जो लीगल है, कानून के दायरे में है, उसको आप करिए और हमारी तरफ से कोई नहीं। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि ये 4 लाख नौकरियां आ जाए, 1 लाख करोड़ का निवेश आ जाए स्टेट के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास 2 चीजें हैं। क्योंकि अगर मेरी स्टेट में 4 लाख लोगों को काम मिल जाता है तो उतने लोगों का कृषि पर निर्भरता होना और मौसम की मार खाना कम हो जाएगा, एक। दूसरी चीज, जो लोगों के पास काम नहीं है वो अपनी एनर्जी व्यर्थ करते हैं, वो बच जाएगा, 2। तीसरी बड़ी चीज, अगर मेरे पास स्टेट में निवेश आता है, जीडीपी बढ़ती है,
तो मैं जन कल्याणकारी नीतियों के ऊपर और खर्च कर रहा हूं। तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके देखूं तो मेरा विजन, मेरी मंशा, मेरे डायरेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं और ईमानदारी की एक कोशिश है। मेरे को लगता है इस कोशिश के ऊपर चाहे वो विपक्ष हो या प्रदेश की जनता, वो सारा समर्थन देंगे। बिल्कुल, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास रमन जी किया जा रहा है प्रदेश में। एक सराहनीय कदम है सरकार का, एक अच्छी पहल है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधा की शुरुआत की जाती है यहाँ। खजान जी, आपको क्या लगता है, ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधा शुरू तो कर दी गई, लेकिन क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसका फायदा पहुंचेगा प्रदेश को? देखिए गुरमीत जी, ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये दोनों सरकारें झूठे सपने दिखाने में और झूठा प्रचार करने में बहुत एक्सपर्ट है। दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक 20 महीने हो गए केंद्र में सरकार बने और माननीय प्रधानमंत्री जी हर 7वें दिन विदेशों में रहे हैं और अभी तक एक पैसे का निवेश लेकर नहीं आए हैं देश में। और इसी प्रकार माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री साहब एक बार पहले दौरा करके आए थे, तब उन्होंने दुष्प्रचार किया था, अब हम निवेश लेकर आए, लेकिन कोई एक पैसे का निवेश नहीं लेकर आए। और हरियाणा के जो हालात इन्होंने खराब किए हुए हैं, जिस तरीके का हरियाणा में माहौल है, आज ये बिजली आदरणीय खजान सिंह जी, हरियाणा में बिजली आपको जानने की जरूरत है कि पिछले सालों में 2013, 14 और 14-15 के अंदर 22% के करीब और 14-15 में इस समय 45% के करीब FDI में इंक्रीज हुआ है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और जो सिस्टम ऑलरेडी चला हुआ था वो सारे सिस्टम को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया है पूरी तरह से। मैं ये आप कौन सा सिस्टम? अगस्ता वेस्टलैंड चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए इन्होंने, आम आदमी बिजली का बिल नहीं भर सकता, गरीब आदमी का जीना दुर्भर कर दिया। और इंडस्ट्रीज को बिजली नहीं देते समय पर। इंडस्ट्रीज की जो तरह तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। किसान ये बोलता है कि कभी भी सही तरीके से उनकी ग्रीवेंस जो एवरेज 35 साल का किसान है आगे वो ये बोलता है कि आज तक कभी इतनी बिजली नहीं मिली, प्रचार करने में ये सरकार रेगुलर नहीं मिली। इंडस्ट्री बोलती है बिजली मिलती है जी, और प्रॉपर वोल्टेज के साथ मिलती है। जो पहले हमारे को नाम के लिए बल्ब तो जलता था बट मोमबत्ती दिखता था। आप मेरे को सिर्फ ये बताइए, आप कहां से फिगर उठा के लाते हैं? एक बारी 22%, दूसरी बारी 40% का फिगर आ चुका है FDI में इंक्रीज का। आप बोलते हैं मोदी जी कोई पैसा नहीं लेकर आए, तो आप बातें क्या करते हैं खजान सिंह जी? रमन जी, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री पहले अमेरिका, कनाडा के दौरे पर गए और अब चीन और जापान के दौरे पर जाने वाले हैं। उनको लगता है कि इस दौरे का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई विदेशी निवेश में कोई बढ़ावा नहीं हुआ है। इस पर आपका जवाब? देखिए, अगर विदेशी निवेश को आप समझते हो, और जैसे मेरे अपना लर्नड फ्रेंड हैं खजान सिंह जी, अगर आप विदेशी निवेश की बातें करते हैं तो आपको उसके अंदर एक चीज बहुत जरूरी समझनी चाहिए कि विदेशी निवेश सिर्फ ये नहीं होता कि एक स्टेट और एक कंपनी के बीच में हो रहा है। उसके अंदर 3-4 स्टेप्स होते हैं कि आप वो जो कंपनी है वो अपने देश से, वो देश हमारे देश से, और हमारा प्रदेश फिर आ गया। मलिक साहब, झूठे सपने दिखाने बंद करो। 154 खजान सिंह जी सुनो तो सही, फिर देखना सपना झूठा है असली है। खजान सिंह जी, खजान सिंह जी, आपने सुन तो लिया करो। खजान सिंह जी, आपने सवाल पूछे हैं, सवाल का जवाब लोगे नहीं, वही बात करोगे जो पार्लियामेंट में करते हो। आज इसलिए बंद और कल उसलिए बंद, लेकिन किस लिए बंद है ये दुनिया को पता है। तो आप उसको सबर के कम से कम डिबेट करो, सुनो दूसरा क्या कह रहा है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज बता रहा हूं कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक गेस्टेशन पीरियड होता है जिसमें फॉर्मेलिटीज वर्कआउट होती हैं। वो जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मिनिमम 17-18 महीने इज अ मिनिमम टर्न अराउंड पीरियड फॉर एनी कमिटमेंट। और उसके साथ साथ जो फास्ट ट्रैक होती है वो एक अलग चीज है। तो आप उन दोनों चीजों को मिक्स ना करें। प्रॉब्लम आपके साथ ये, आप दोनों चीजों को मिक्स करके अपने आप को भ्रमित करते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, तो वो ना करें। जहां तक आप बोलते हैं कि निवेश नहीं आया, आप सामने देख रहे हैं आपके हाईवेज जितने रुके हुए थे सारे चालू हो रहे हैं, सारों पे काम चालू है। बिजली की सप्लाई पहले से बहुत अच्छी है। आज की डेट के अंदर किसानों के पास में अलग अलग जगह में
पिछले 2 दिन में सारा भ्रमण पे था, उन्होंने मेरे को ये बोला कि पहले 1 घंटा बिजली मिलती थी, आज तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली मिल रही है। अब आपको ये तो पता नहीं है, आप यहाँ पे टोपी कुर्ता पहन के ठोकर के बैठ जाते हैं, कुछ सीनियरिटी का भी आपका सवाल है। ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। हमारे साथ उद्यमी मनोज त्यागी मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं। ई-बीज पॉलिसी लॉन्च हुआ है, मनोज जी, आपको क्या लगता है, क्या निवेश के लिए माहौल प्रदेश में बेहतर हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इंडिया न्यूज का, उनके दर्शकों का, कि अपने विचार आपके माध्यम से उन तक पहुंचाने का एक मौका मिलता है। चर्चा को मैं देख रहा था, गंभीरता से मैंने सुना जी। देखिए, पिछले ये तो सच है कि इकोनॉमिक पोजीशन आज की डेट में इंडिया की खराब है। आज से खराब नहीं, पिछले 3-4 साल से खराब होनी शुरू हुई थी, और इतना आसान भी नहीं है कि इसको एकदम से पटरी पे लाना। लेकिन मैंने ये साल भर हुआ है इस सरकार को, सरकार के द्वारा स्टेप लिए जा रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं, और जो स्टेप लिए गए हैं उनका रिजल्ट आने में समय लगता है। आज जैसे ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, बहुत अच्छा कदम है। आज नहीं, ये थोड़ा लेट जरूर हुआ, अच्छा कदम है लेकिन बहुत ज्यादा लेट है। ये अब से 5 साल या 10 साल पहले होना चाहिए था, क्योंकि जब दुनिया चांद पर जाती है तब हम चरखा चला रहे होते हैं, जब हम चांद पर जाते हैं तो दूसरे ग्रह पर जाने की सोचते हैं, तो हम बहुत लेट काम करते हैं। तो ये ऑनलाइन पोर्टल का जो काम आज शुरू हुआ है, देर से ही सही, एक अच्छा कदम है। इससे उद्योगों को थोड़ा सा उनका समय का बचत होगी, ताकि उनको जो चक्कर काटने पड़ते थे अप्रूवल्स के लिए, वो ऑनलाइन होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन करने से काम नहीं चलता है कौर साहब। इसके लिए जब तक ऑनलाइन करने के बाद जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी भूमिका खत्म नहीं करी जाएगी, क्योंकि अभी भी कई ऑनलाइन अप्रूवल्स हैं, उसमें इंस्पेक्टर जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं करता तो वो आगे नहीं जाता। एक जिम्मेदारी सरकार को, अधिकारी की फिक्स करनी पड़ेगी, और एक टाइम लिमिट फिक्स करना पड़ेगा, और जब तक इसको नहीं करेंगे। दूसरी बात निवेश की मैं कहता हूं, देखिए, निवेश आना पहले भी दौरे होते रहे हैं, पहले भी मुख्यमंत्री ने दौरे किए हैं, अभी भी मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, और करने भी चाहिए। अगर आप प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे तो प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आनी है, 125 करोड़ का देश है, कहीं ना कहीं हमारे से बिजनेस जुड़ा हुआ है। हाँ जी, विदेशी निवेश की बात कर रहा हूँ मैडम मैं, गुरमीत जी। देखिए, 125 करोड़ का देश है। आज बाहर की कंपनियां इंडिया की तरफ देखती हैं कि कैसे इंडिया में अपना व्यापार स्थापित करें। अब व्यापार तो उन्होंने इंडिया में करना है, कहीं ना कहीं उन्होंने प्लांट सेटअप करना है। उसको कौन सा प्रदेश अच्छी पॉलिसी बनाकर, उचित मूल्य पर बिजली देकर, सस्ती से सस्ती जमीन देकर उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, ये प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, मार्केटिंग। जब तक हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, उनके पास जाएंगे नहीं, तो वो आएंगे क्यों, कोई और प्रदेश लेके जाएगा। तो दौरे तो हुए हैं और दौरे होने चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन उससे ज्यादा मैं ये कहता हूं कि जो आप निवेश लेके आएंगे, उससे पहले जो निवेश आया हुआ है उसको संभालिए। ये प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज के समय में आप देखिए, उद्योग जगत बहुत निराश है। सरकार द्वारा स्टेप लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उद्योग में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। नए रोजगार की बात कर रहे हैं, तो पिछले जो हमारे नए नए युवा पीढ़ी आजकल इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। उसका कारण है कि उद्योग डाउन है। पहले हमारे जो अपने उद्योग, घरेलू उद्योग हैं, जो हमारे यहाँ लग चुके हैं, हमें उनको चलाना चाहिए, हमें उनको सुविधाएं देनी चाहिए, हमें उनको बाहर जाने से रोकना चाहिए। अगर हरियाणा की बात करूंगा, पिछले समय में हरियाणा से पहले भी, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछली सरकार की भी बात कर रहा हूं, उद्योग यहां से शिफ्ट हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। यहां सरकार का ध्यान उद्योगों की तरफ अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जब तक हमारे पास जो एग्जिस्टिंग उद्योग है, हम उनको नहीं बचाएंगे तो नए इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा तो वो हम लोगों से पूछ कर आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के समय में आज ई पोर्टल की बात चल रही, तो ई कॉमर्स पे मैं आ जाता हूं। ई कॉमर्स एक ऐसा भविष्य है जिससे आप रोड पे ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। ऑनलाइन आप घर बैठे हुए सामान मंगा सकते हैं। इवन आजकल आप देखेंगे कि सब्जियां भी ऑनलाइन आने लगी हैं, किसानों को उसका फायदा मिलता है। तो ऑनलाइन उद्योगों की कंपनियां जो हैं, ज्यादातर है ना, गुड़गांव में न होकर या हरियाणा में न होकर दूसरे प्रदेश में ज्यादा है, बेंगलोर के अंदर ज्यादा है, नोएडा के अंदर ज्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ऑनलाइन कंपनियां
छोटे मोटे उद्योगों से अपना मेटेरियल खरीदती हैं और उनको या तो अपना वेयर हाउस बनाते हैं या उनको वेयर हाउस बनाने के लिए बोलते हैं। अब हमारी हरियाणा सरकार की जो नीति आई है उसमें वेयर हाउस, हम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं हम उसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। पिछले सरकार, इतने समय से सरकार आ रही, किसी ने इस पर विचार नहीं किया। अगर मैं अपना प्रोडक्ट बनाकर कहीं स्टोर नहीं कर सकता तो वेयर हाउस लेना पड़ता है। इंडस्ट्री में मैं स्टोर नहीं कर सकता, इंडस्ट्रियां खाली पड़ी हैं। तो वो छोटी मोटी कंपनियां, कोई जूता बना रहा है, कोई लिपस्टिक बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, कोई गारमेंट्स का काम कर रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक बड़ी कंपनी स्नैपडील या और उस तरह की कंपनियां उनके साथ जुड़े और उसको एक मौका मिलता है कि अपने प्रोडक्ट को वो पूरे देश भर में बेच सके। तो उसको कहीं ना कहीं एक वेयर हाउस की जरूरत है। तमाम मुद्दे मनोज जी आपने उठाए हैं। अब पिछली सरकार ने पॉलिसी बना दी 5 एकड़, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार ने जो किया है उससे कितना फायदा होगा, इस पर रमन जी का जरा जवाब लेते हैं। और रमन जी, खासतौर पर घरेलू उद्योग का मुद्दा यहाँ मनोज जी ने उठाया है, उस पर भी आपका जवाब चाहिए। ये जो घरेलू उद्योग का है वो एक डिफाइंड चैप्टर है, उसको मैं अलग से लूंगा। लेकिन मनोज जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और इस चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने कष्ट निवारण को 3 स्टेज में डाला है। इनिशियल स्टेज के अंदर आपको 30 दिन के अंदर या तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा या आपको अप्रूवल देनी पड़ेगी या डीम्ड अप्रूव्ड होगा। दूसरा स्टेज की भी यही है कि हमने जो चरण दिए हैं उसमें टाइम बाउंड है कि इतने समय के अंदर आपको या तो उसको रिजॉल्व करिए या वो डीम्ड अप्रूव्ड होगा। हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि एक उद्यमी आता है, वो फाइल लगाता है और फाइल के इंतजार में बैठ जाए कि जी फाइल पता नहीं कब पास होगी। तो ये जो सिस्टम है ना ट्रांसपेरेंसी लाने का, इसके ऊपर सबसे बड़ी गौर दी गई है कि ये ऐसा ना हो कि हाँ भैया ये लगा हुआ लगता ही जाएगा, ये ना करें। एक तो ये चीज मनोज जी आपको बताना चाहता था और आपको बाकी लोगों को भी। दूसरी चीज, हमने कोशिश ये करी है कि 14 विभागों के अंदर 45 सर्विसेज को हम इसके अंदर पहले चरण में लेकर आए हैं। अगर आप इस साइट पे जाएं investharyana.nic.in और आप उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसके अंदर इतने विस्तार से सरलीकरण से बताया हुआ है, चाहे वो बिजली का है, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। अब आप देखिए जो लिस्ट मैं बता रहा हूं, बिजली वितरण निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एनवायरमेंट, लेबर, इंडस्ट्री, कॉमर्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक्साइज टैक्सेशन, HSIDC, हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नॉन कंजर्वेशन, जो इलेक्ट्रिकल है, एनर्जी एंड रिन्यूएबल डिपार्टमेंट वो, और फूड सप्लाईज, ऐसे सारे डिपार्टमेंट जो मेनली इंडस्ट्री को एक सपोर्ट करते हैं या उनकी अप्रूवल चाहिए होती हैं, वो पहले चरण में मेन उसके ऊपर कराए जो कि एक जीडीपी को थ्रस्ट दिया जा सके। हमारा एम ये है कि इस समय जो जीडीपी हरियाणा की है उसको 8% से ऊपर लेकर जाएं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय। उससे फर्क ये पड़ता है कि हमारे पास बिजली को बेटर करने की पोजीशन आ जाती है। पुराने जो सिस्टम बन गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के और उसके हुए हैं, उनको हम उनको कैंसिल करते हैं तो भी हैवी कॉस्ट पे करते हैं, तो उसको संभाल सकें। तो एक ये विषय बहुत बड़ा आ गया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी पॉइंट है कि जिस समय ये डिस्पैरिटी इनकम आने की वजह से प्राइस डिस्पैरिटी जो खत्म होगी, जो अर्बन हरियाणा और रूरल हरियाणा है उसके अंदर ये जो प्राइस डिस्पैरिटी आज आ गई हुई है, उसको खत्म करना भी सरकार की एक प्राथमिकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले सालों में हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ वो कुछ बहुत लिमिटेड पॉकेट्स में हुआ, कुछ बाय चांस हुआ क्योंकि उसका वो एक नेचुरल अलाय था, एक नेचुरल प्रोसेस थी, जैसे गुड़गांव हो गया या फरीदाबाद हो गया। कुछ अननेचुरल सोर्सेस से, फेवरिज्म से, जैसे दूसरे कुछ जिले हो गए। लेकिन आज जो इस सरकार का एक फोकस एरिया है वो ये है कि 4 लाख अगर हमारे टारगेट पूरा होता है तो उससे कम 20% से ऊपर जो एक पॉपुलेशन है हरियाणा की अकेली, उसके अंदर प्राइस डिस्पैरिटी खत्म हो सकती है। अगर वो हो जाता है तो हमारी एजुकेशन, हेल्थ, हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी अवेयरनेस, एम्पावरमेंट, विमेन हेल्थ केयर, सबको फर्क पड़ता है। और एक विजन को लेकर चल रहे हैं
हमारा ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग नेशनल हाईवेज के ऊपर से टोल हटा रहे हैं, कुछ कॉरिडोर्स बन रहे हैं। अब जैसे मैं ये कॉरिडोर्स की दोनों दिल्ली मुंबई की लूं या दिल्ली अमृतसर कलकत्ता की लूं, उसको हरियाणा में से पास करना ही है जी। और बाय चांस कह लो या जो भी कह लो, उसको जब हरियाणा में से पास करना है तो मेरी गवर्नमेंट को या हमारे प्रदेश की सरकार को उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट निकालना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी प्रदेश के अंदर 2 कॉरिडोर आते हैं ये जिम्मेदारी तो सरकार की रहती है। फिलहाल एक पॉलिसी छोटे जो से है ब्रेक का वक्त हो चुका है हेल्प रमन जी, करती है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपका जवाब भी लेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे और रमन जी के जवाब पर उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है और ब्रेक से लौटेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हमारी खास मुहिम सेल्फी विद डॉटर की कुछ तस्वीरों के साथ आपको बड़ी बहस के अंत में छोड़ जाएंगे। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। बड़ी बहस लगातार जारी है। प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ताबड़तोड़ बैठकें आज हुई हैं, 3 समिट हुए हैं। आपको बता दें कि इंडो कोरियन समिट के अलावा सीआईआई की बैठक हुई, डीएमआईसी की बैठक हुई है, लेकिन क्या कंक्रीट नतीजे निकलकर इससे सामने आ रहे हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जो ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत की गई है उसको सपोर्ट करने के लिए? अब चंडीगढ़ स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे बने हुए हैं। प्रवीण जी, आपने सुना इससे पहले रमन जी ने क्या कुछ कहा, खजान सिंह जी ने क्या सवाल खड़े किए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। गुरमीत, निश्चित रूप से देखिए, मैंने खजान सिंह जी को भी सुना और मैंने रमन मलिक जी को भी सुना। रमन मलिक जी तो जिस तरह से ई बीज पोर्टल के ऊपर आज जो प्रेस नोट रिलीज किया था लगभग वही पढ़ रहे थे। सवाल ये नहीं है कि ई बीज पोर्टल में क्या है, क्योंकि पोर्टल तो पहले भी सरकार ने शुरू किए हैं, चाहे वो सीएम विंडो की बात करें, चाहे पुलिस पोर्टल की बात करें, और उस वक्त उन पोर्टल्स के क्या हालात है पूरे प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या निवेशक अट्रैक्ट होंगे, जो एक यक्ष प्रश्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने शुरू में गुरमीत ये बात कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देखिए निवेशक को अट्रैक्ट करने के लिए कोई निवेशक प्रदेश में आके अपना उद्योग लगाए, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैंड वो किस रेट में मिल रहा है, लेबर वो किस रेट में मिल रहा है, ये कुछ चीजें हैं। जब तक किसी निवेशक को आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे तो इस तरह के किसी भी पोर्टल का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश का जो उद्योग है बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। आज अगर हम बात करते हैं, हालात यहाँ पे है क्योंकि जो पावर मिल रहा है, जिस रेट में, जिस कीमत पे बिजली उपलब्ध है, हमारे पड़ोसी जो स्टेट्स है उससे कई सस्ता बिजली वो दे रहे हैं, तो हरियाणा में उद्योगपति क्यों आएगा? और जितना पावर मिल रहा है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो उद्योगों के लिए नाकाफी है, पूरी प्रदेश की जनता जानती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी भी तरह का दावा करें, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, प्रवीण जी, आपका ये कहना है कि जो ये बैठकें की जा रही हैं, आज दिन भर में 3 बैठकें मुख्यमंत्री ने भी की है, सीआईआई, डीएमआईसी और इंडो कोरियन बिजनेस समिट हुआ है, इन बैठकों से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आएगा? प्रवीण जी, निश्चित रूप से गुरमीत, देखिए मैं आपको बताता हूं, जिस तरह के बैठक या रोड शो की बात कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब वो फिर जाए विदेश दौरे पे जाएंगे। देखिए, अगर आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर मैं केंद्र की बात करूं, चिदम्बरम साहब ने इस तरह के बड़े रोड शो किए थे विदेशों में जाके, लेकिन कोई निवेशक हिंदुस्तान में नहीं आया, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यही कोशिश कर रही है, आज तक कोई निवेशक नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। और अगर मैं केंद्र की भी बात करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत बार विदेशों में गए हैं, लेकिन निवेशक नहीं आया। और आज हालात ये है कि जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो अगर हम दिसंबर की बात करते हैं गुरमीत, तो -3.2 है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सवाल भी है कि आप बात तो करते हैं जीडीपी थ्रस्ट की, बात करते हैं जीडीपी के बढ़ने की, लेकिन हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो माइनस में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, बाहर से निवेशक नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आईएमटी मानेसर की बात करें, आज जिस गुड़गांव मानेसर का हम बार बार जिक्र करते हैं और फक्र से जिक्र करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वो एक इंडस्ट्रियल हब
खिलाफ बना हुआ है वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार की देन है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विदेशों में गए, इन्वेस्टर को लेके आए, इन्वेस्टर आया, जितनी वहां इंडस्ट्रीज है उसी दौरान की लगी हुई है जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इन्वेस्टर को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक सुरक्षा के भाव की जरूरत होती है, जो दोनों सरकारें देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अब इस तरह के हालात में जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली की मारामारी मची हुई है कि बहुत महंगी बिजली मिल रही है, वो भी पर्याप्त नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन चरमराया हुआ है, आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि निवेशक आएगा? पोर्टल बनाने से या बैठक करने से तो काम नहीं होने वाला है। देखिए, बात शुरू में जैसे मैं देख रहा था, मलिक साहब भी एक जिक्र कर रहे थे और खजान सिंह जी भी बार बार एक बात कर रहे थे। अगर हम कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल को देखें, हरियाणा प्रदेश में एक भी बड़ा उद्योग नहीं आया, और जो उद्योग यहाँ पे पहले से काम कर रहे थे, जब उनको एक्सपेंशन करना था तो उन्होंने एक्सपेंशन यूनिट जो है वो हरियाणा प्रदेश से बाहर लगाया। अभी त्यागी साहब बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि जो उद्योग अभी प्रदेश में काम कर रहे हैं वो भी पलायन कर रहे हैं, मतलब हालात ये है कि उद्योग पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उद्योगों के अंदर, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो उद्योग ज्यादातर एनपीए की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब प्रदेश में उद्योगों के इस तरह के हालात हों तो वहां पे सरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक उद्योगों को नहीं देगी, ना तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता और ना ही बाहर से कोई निवेशक। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रवीण जी गंभीर सवाल आपने खड़े किए हैं, रमन जी का जवाब इस पर पहले लेते हैं। रमन जी यहाँ जवाब पिछले 15 महीने से दावे सुन रहे हैं। प्रवीण जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और ये अवेलेबल है वेबसाइट्स पे भी गवर्नमेंट की, अगर आप जुलाई से सितंबर 2015 का इनफ्लो डाटा देखते हैं एफडीआई का सिर्फ, तो वो $7.2 बिलियन है, जो कि 47,000 करोड़ के करीब बनता है। एक विषय। दूसरी चीज, अत्रे जी जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं फिर भी जवाब जी, मैं आप जो डाटा पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जहां तक मैं आप एक इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, मैं इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। पर डे की एवरेज से हाईवेज क्रॉस कर चुके हैं। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, चाहे आप जितना ढोल पीट लो, लेकिन आज फैक्ट ये है कि लो वोल्टेज की कुछ सप्लाई जो पहले होती थी उसके बनिस्बत आज क्वालिटी सप्लाई, और वो भी एम्पल अमाउंट में, बहुत सारे प्रदेश के एग्रीकल्चर लैंड में पहुंच रही है। और ये मैं अपने या किसी डाटा से नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो वहां खेती कर रहे हैं। और मैं पिछले एक महीने में कम से कम हरियाणा में, अब रमन जी मैं आपसे पूछूं, कोई 3,000 किलोमीटर में घूम चुका हूं, थोड़ा आसानी हो जाएगी जवाब देने में। आप जिस तरह के डाटा की बात, देखिए रमन जी, अब मुझे एक छोटा सा सवाल है, आप उसका जवाब दे दें तो समझ में आ जाएगा प्रदेश की जनता को भी जी। मैंने पहले भी जिक्र किया, इस वक्त देखिए दिसंबर के अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो माइनस में है। रमन जी, जिस तरह का आप दावा कर रहे हैं, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन माइनस में क्यों है, इस बात को समझा दीजिए, प्रदेश की जनता को समझ में आ जाएगा। सर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और जो आप उठाना चाहते हैं, मैं तारीफ करता हूं आपके विषय उठाने के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा प्लॉय था, लेकिन बनस्पत प्लॉय अच्छा था, लेकिन गलती से मैं सामने हूं, इसलिए मैं आपको जवाब दे देता हूं। पॉइंट इतना सा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट वर्ल्ड वाइड हैज डिक्लाइंड। इंडिया के अंदर रिलेटिवली कम डिक्लाइन इसलिए हुई है क्योंकि हमारी लूप होल्स कम थे, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज्यादा हैं। अगर हम दूसरी करेंसीज को देख रहे हैं, इंपोर्ट्स देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो कम हो रहे हैं। जब इंपोर्ट कम होते जा रहे हैं पिछले 12-13 महीने से वर्ल्ड वाइड, तो प्रोडक्शन कम होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ चाइना जैसी इकोनॉमी भी जो इतनी बड़ी थी, लेकिन उसमें भी ये रिडक्शन आई है, और बहुत भारी रिडक्शन आई है, क्योंकि कंजम्पशन से रिलेटेड होती है प्रोडक्शन। चलिए, आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बदलाव आया है। अगर उस हिसाब में पैरिटी में देखूं, अत्रे जी, आप प्लीज डाटा चेक कर लीजिएगा। अगर रिलेटिवली आप ब्रिक्स नेशन को उठाएं और देखें प्रोडक्शन, अगर आप इकोनॉमी को कंपेयर करना ही चाह रहे हैं, तो आपको अपनी इकोनॉमी कंपेयर करने के लिए सिंगापुर आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज आपके सामने पड़े हुए हैं। आप इस तरह का लॉजिक देखिए, अपनी इकोनॉमी ब्रिक्स नेशन से कंपेयर करूंगा मैं। आज यूरोप से नहीं कर सकता, यूरोप का अगर आ रहा है, पैसा अगर बाहर से आ रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री इतने लचर हालात में क्यों है, हमारा प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, हमारा हम एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट हैं, हम सेल्फ कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट अभी नहीं बने हैं। एक्सपेंशन यूनिट अगर हमारा एक हमारी सस्टेनेंस की वजह सेल्फ कंजम्पशन है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट होते तो हमारा बैंड बच चुका होता, जिस प्रकार की इंडस्ट्री। मलिक साहब, एक और सवाल मेरा है, वो भी ले लीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा।
आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आज प्रदेश में जो आईएमटीज हैं, जो आईएमटीज के अंदर खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, HSIDC जो है वो प्लॉट के लिए एप्लीकेशन मांगता है, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद वो सभी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके पैसा वापस कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? अगर आप उद्योगों के हिमायती हैं तो क्यों नहीं लोगों को प्लॉट दे देते थे? क्यों नहीं लोग उस पर उद्योग लगाते? आपने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब दे दीजिए। देता हूं सर, और मैं इसलिए इस चीज का आराम से आपको जवाब दे पाऊंगा क्योंकि मैं इसमें भुक्तभोगी हूं। 2013 के अंदर, 2010 के अंदर मैंने भी HSIDC के लिए एक इंडस्ट्री लगाने के लिए अप्लाई करा था। मेरे से उस एप्लीकेशन के साथ साथ बहुत कुछ और मांगा गया था। मैंने उस व्यक्ति को और उस इंटरव्यू को मैंने बहुत क्लियरली ये बोला था कि ना मेरे को देना है कुछ, मेरे से आपने जो लीगल फॉर्मेलिटीज है आप वो लीजिए, अगर बनता है तो दीजिए, नहीं बनता तो मत दीजिए। ये जो प्रथा अंदर सिस्टम में बैठी हुई है, ये दीमक जो बैठी हुई है, इसके जो चलाने वाले हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उनमें से ये भी एक है प्रोसेस कि इनकी जो कारगुजारियां हैं उनको रोकना पड़ता है। मलिक साहब, और वो जैसे बहुत से लोग होंगे जी। अब इस पूरे मामले पर प्रदीप मलिक जी के पास जाएंगे। प्रदीप मलिक जी, आपने रमन मलिक जी की और प्रवीण अत्रे जी की दोनों की बातचीत सुनी, जो दोनों के बीच में तीखे ये सवाल जवाब का जो ये दौर शुरू हुआ है। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? गुरमीत जी, जो सरकार ने जो प्रयास किया है एक छत के नीचे सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाए, निसंदेह ये बढ़िया प्रयास है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा में जब तक कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले 10 सालों में छोटी कंपनियां जरूर आई हैं, वेंडर कंपनियां, लेकिन कोई बड़ी कंपनी नहीं आई। और जो बड़ी कंपनियां थी जैसे मारुति, होंडा कॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जब भी अपनी यूनिटें लगाई तो बाहर लगाई। अब मारुति जो है गुजरात में प्लांट लगा रही है, 2017 में उसका एक चालू हो रहा है। होंडा कंपनी ने एक टप्पू खेड़ा में लगाया राजस्थान में, दूसरा बंगलोर में लगाया। उन कंपनियों को रोका क्यों नहीं गया? यहाँ पे हरियाणा में यदि एक बेहतर माहौल मिलता डेफिनेटली वो रुकती। लेकिन मैं मलिक साहब को एक बात बताना चाहता हूं, पिछले दिनों जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब संघाई गए थे 16 मई को, एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की वांडा ग्रुप, उसके मालिक वांग जियालमिन से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि आप हरियाणा आइए। पूरे हरियाणा का तो स्पेशल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इनकी सरकार है, वहां पर भी भारत में भी इनकी सरकार है, तो ये लेकिन कहा था कि आप इंडिया में आके निवेश करें। वो व्यक्ति आया, जून में हरियाणा सरकार के लोगों से भी मिला। वो कह रहा है कि मेरे को KMP के पास टुवर्ड्स दिल्ली जमीन दे दीजिए, मैं एक नया टूरिज्म हब और ये बनाऊंगा। लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पता चल गया, वो नायडू साहब उससे मिले। अब वो विजयदशमी के दिन वहां जो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बन रही है अमरावती में, वहां पर वो भूमि पूजन पे गया हुआ है। आंध्र प्रदेश में वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा, लेकिन हरियाणा सरकार भी ये प्रयास कर रही है, उस दिशा में उतनी तेजी गति से प्रयास नहीं हुआ। यदि वो कंपनी यहाँ आ जाती तो हरियाणा तो अपने आप प्रगति की तरफ चल पड़ता, क्योंकि जितना प्रयास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, उतना नहीं हुआ है। कहीं आप लैंड एक्विजिशन बिल को इससे जोड़ के देखेंगे या नहीं देखेंगे? इस जो आपने मुद्दा उठाया है, क्या उसके ऊपर लैंड एक्विजिशन बिल को जोड़ के देखिए मलिक साहब, वो व्यक्ति देखिए मलिक साहब, वो व्यक्ति जो चाहता है कि दिल्ली की तरफ, ये बात आपकी सही है कि जमीन सरकार एक्वायर करने से बचेगी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो IMT खर्च होता है वो जमीन हम दे दें ताकि वो अमरावती में जाता है, गवर्नमेंट का एक अमरावती में लैंड रेट क्या होगा, लेकिन उसको सोचिए। और आज के दिन में KMP के ऊपर लैंड रेट क्या होगा, आप उसको सोचिए। जितने में वो यहाँ 200 एकड़ या 300 एकड़ इकट्ठी करेगा, उतने में वो वहां 2000 एकड़ इकट्ठी कर लेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा खर्च सकेगा। ये भी एक डेटरेंट होता है सर, सीएम साहब किसी भी लैंड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के ऊपर। मुख्यमंत्री अभी वहां उस व्यक्ति से मिले भी गए और वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ न कुछ निवेश जरूर करेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेगा, लेकिन जितना उसने निवेश करना था वो उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत जरूर आएगा निवेश। लेकिन आज ये आपके मुंह से आ गई बात, जो लैंड कॉस्ट की बात, उद्यमी जो त्यागी जी बता रहे थे,
हाँ, मनोज त्यागी जी जो बात कह रहे थे वो प्रैक्टिकल बातें वही तो कह रहे थे कि उद्यमी को क्या चाहिए, सस्ती जमीन चाहिए और जो सरकारी औपचारिकताएं हैं वो नाम मात्र की चाहिए और जो उसके प्रोडक्ट पे खर्च आएगा वो कम से कम आएगा, तभी तो वो यहाँ पर निवेश करेगा। अब हरियाणा में यदि उद्यमी को हम ये कहें कि आप दूसरे किसी शहर में चला जाए, वो सबसे पहली पसंद ये होती है कि उसको एनसीआर के आसपास ही निवेश करे, गुड़गांव, मानेसर और उधर NH8 पर तो चला जाएगा। यदि मैं कहूं उसको इस तरफ आ जाए, रोहतक की तरफ आ जाए, रोहतक में तो पूर्व मुख्यमंत्री खजान साहब बैठे हैं, ये बता देंगे। हुड्डा साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट करके रोहतक में 1-2 कंपनी को लेकर आए थे, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसके लिए बड़े आग्रह करने पड़ते तब आके कोई निवेश हरियाणा में आता है। और रोहतक में जैसे आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पूछिए। देखिए गुरमीत जी, जैसे प्रदीप मलिक जी ने भी बताया है और हमारे बीजेपी के नेता मलिक साहब ने भी बताया है, बड़ी कंपनी आना चाहती हैं और सबकी चॉइस होती है पहले वो एनसीआर और दिल्ली के नजदीक जाएं, और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है लैंड की। इसमें सरकार की भी थोड़ी भूमिका आती है और जो उद्योग यहाँ आना चाहता है उसको यहाँ जमीन का रेट 8 करोड़ रुपए एकड़ हरियाणा गवर्नमेंट का रेट है। अगर वो किसान से भी जाता है तो 2-3 करोड़ रुपए से कम वैसे भी किसान से भी कम नहीं मिलता उसको। तो इतनी महंगी जमीन जो एनसीआर के आसपास, मैं खाली यहाँ की बात नहीं करता, मैं तो नोएडा की भी बात करूंगा या गुड़गांव के हरियाणा के आसपास की बात करूंगा, सोनीपत की बात करूंगा, सभी जगह लैंड का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। उसकी वजह से बड़े उद्योग आने से कतराते हैं, क्योंकि बड़े उद्योगों को जमीन चाहिए बल्क में बहुत ज्यादा, 300 एकड़ 500 एकड़। मारुति का प्लांट आया, 12 लाख रुपए एकड़ उसको जमीन दे दी गई। अगर आज मारुति को आप 8 करोड़ रुपए एकड़ जमीन दोगे तो मारुति क्यों आएगी? 8 करोड़ में तो उसने पूरा प्रोजेक्ट लगा की लैंड की कीमत नहीं थी। तो बड़े उद्योगों के लिए ये जरूर समस्या है कि उनको लैंड ज्यादा चाहिए, लैंड बहुत महंगी है, इसलिए वो एनसीआर के आसपास आने से बचेंगे। अगर सरकार चाहती है कि कोई बड़ा उद्योग आए तो उसके लिए बड़े उद्योग के साथ, देखिए मारुति के साथ हजारों कंपनियां और चल रही हैं, तो दूध देने वाली जो गाय होती है कहते हैं उसकी लात भी झेलनी पड़ती है। तो अगर बड़ा उद्योग आ रहा है तो गवर्नमेंट को उसमें सब्सिडी देनी चाहिए एक बार लैंड के लिए। गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि जो मेजर इंडस्ट्री है, जो हजारों कंपनियों को और वेंडर्स कंपनियों को रोजगार दे सकती हैं, उनको सस्ती जमीन मुहैया कराए, उनको ना कि 20 करोड़ 8 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से दे। तो गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि उनको सस्ती से सस्ती, चाहे उनको सब्सिडी दें, स्पेशल में कैबिनेट में नोट लाएं, कैबिनेट की मंजूरी लें, विपक्ष को साथ मिलाएं, क्योंकि मैंने ये देखा कि यहाँ राजनीति ज्यादा होती है, ना कि प्रदेश की भलाई की बात करते हैं। हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए उसके कारण क्या है, क्यों इंडस्ट्री नहीं आ रही है। सब विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। आज यानी बड़े उद्योगों को मैं तो ये चाहूंगा कि बढ़ावा जब तक कोई बड़ी क्या इंडस्ट्री नहीं आएगी, सरकार ये कुछ कदम जो आपने बताया है या सवाल खड़े किए हैं, इन पर कुछ कदम उठाने के लिए, कुछ कंक्रीट करने के लिए, ठोस करने के लिए तैयार है? रमन जी देखिए गुरमीत जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब आईएमटी का जब स्टार्ट किया गया था उस समय उद्योगों को इनवाइट करने के लिए एक हरियाणा सरकार की पॉलिसी थी कि जो भी यहां उद्योग लगाएगा हरियाणा में उसको लैंड का 20% वापस कर देंगे अगर वो 3 साल के अंदर प्रोडक्शन में आता है। काफी सारी इंडस्ट्री थी जो यहां 3 साल के अंदर प्रोडक्शन में आएगी। शायद मानेसर की बात करूंगा तो 200-250 के आसपास थी। सरकार बदली, सरकार बनने के बाद जब लोगों ने अप्लाई किया कि भाई मैं उद्योग मैंने लगा लिया और मैंने 2 साल के अंदर अपनी प्रोडक्शन कर ली, मेरे को ये रिफंड वापस दो, तो उस समय कहना लिस्ट बना दी गई 20 पॉइंट की क्राइटेरिया कि कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरह कैंसिल करना है। सिर्फ मात्र मानेसर में 8 इंडस्ट्रीज को रिबेट मिली है, बाकी मिली नहीं। तो जब तक हम इंडस्ट्री को बुला के हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं तो आगे कौन आएगा इस तरह का, दूसरे क्षेत्र में जाएगा। तो जब तक सरकार इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं, चाहे वो वैट के रूप में दे चाहे लैंड के रूप में दे, जब तक उसको एक रिबेट नहीं देगी कि आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, हम आपको 5 साल तक बिजली का रेट 50% कर देंगे, या आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, हम आपको है ना जमीन का रेट आज मान लो 8 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो उसको टैक्स फ्री कर दे कुछ समय के लिए कि जी आपका लैंड का पैसा हम है ना वैट के रूप में रिटर्न कर देंगे, आपसे वैट नहीं लेंगे जब तक आपका लैंड का पैसा एडजस्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ उसको लालच देना पड़ेगा अगर बड़ा उद्योग चाहिए। बड़ा उद्योग के साथ छोटे उद्योग अपने आप चल जाएंगे, अदरवाइज हम बातें करते रहेंगे, प्रदेश में इंडस्ट्री आएंगे नहीं। और जैसे अमरावती की बात करिए, अभी तो कितने उद्योग हैं अमरावती जाएंगे। जवाब लेते हैं, रमन जी कहिए। देखिए जी गुरमीत जी, प्रचलित यहाँ बन गई है कि अगर कोई
नीति बनाई गई जो कि उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छी है, लेकिन इसलिए करी गई क्योंकि वो विपक्ष के किसी व्यक्ति ने नीति बनाई थी और उसको हमने खराब करना है, तो ये इसका खामियाजा स्टेट भुगतती है। और वही हरियाणा के साथ हुआ कि अगर आपने एक पॉलिसी डिक्लेयर कर दी हुई है, चाहे वो चौटाला साहब ने करी हो या जिसने भी करी हो, आप अगली पावर में आए, आपने उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। आपने अपने कॉफर्स भरने के लिए आप 3 या 4 मास्टर प्लान 1 साल के अंदर ले आते हैं, 1.5 साल के अंदर आप 2021, 2025, 2030, 2031 का मास्टर प्लान लाके उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। मैं जो पॉइंट उठा रहा हूं, इस सरकार में और पिछली सरकारों का फर्क बता रहा हूं। इस सरकार ने ये नहीं करा कि इसलिए क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकली किसी और पार्टी से रन हो रही थी, इसलिए हम उसको कैंसिल करें। हमने स्टेट गवर्नमेंट की भी साख बचानी है और हम उनके करे हुए करारों को ऑनर कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट की जनता का एक प्रतिबिंब है। जिस जनता ने जिस सरकार को चुना, अगर उसने कुछ फैसला लिया तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आप सिर्फ इसलिए कि उसको खराब दिखाने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए आप कैंसिल कर दें, वो नहीं करें। लेकिन अगर उसके अंदर कोई वैलिड पॉइंट है तो कैंसिल करना बनता है, अगर प्रदेश की हित में नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, जहां तक आप ये बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों की बात, हमारी सरकार इसके ऊपर वचनबद्ध है। साथ में चाहे वो ऑपोजिशन है या स्टेट के जनता है, रिड्रेसल जो है उसको हम हमेशा करने के लिए तैयार हैं कि अगर किसी नीति को हमने लागू करा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और जनता भी उससे नाखुश है, लोगों के नुमाइंदे उससे नाखुश है, हम सुनने को और उसके लॉजिकल पॉइंट्स को लेकर रीअसेस करने को हमेशा तैयार हैं। हमारे को इससे डर नहीं है कि कोई ये बोलेगा जी आपने नीति बनाई थी आप पलट गए। नहीं, अगर मेरी स्टेट को, मेरी जनता को, मेरे प्रदेश की पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसकी जरूरत है कि उसके ऊपर पुनर्विचार करा जाए, हम करेंगे अगर उसमें कोई स्टैंडिंग है। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि स्टेट की ग्रोथ करनी है। अगर आप आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि हम हाईवेज को सुदृढ़ करें, फिर अंदर की रोड्स को करें, क्योंकि इस हाईवेज हमारी बैकबोन है। चाहे उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम्स के अंदर, हम सारा उस तरफ काम कर रहे हैं और जितना काम जी, यानी प्रदेश हो के सकता विकास है को वो बढ़ावा कर रहे देना हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आपका कहना है कि जनता की, निवेशकों की जो भी समस्याएं हैं, उनकी बातें हैं, उनको सुनने के लिए तैयार है। खजान सिंह जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए गुरमीत जी, जो हमारे नायक दोस्त बीजेपी के श्री रमन मलिक जी हैं, वो सिर्फ सपने दिखाने वाली बातों पर ही ज्यादा इनका थ्रस्ट है और ये प्रचारक है। ये भी प्रचारक है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रचारक है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचारक है। प्रचार करने सिर्फ में ये एक माहिर चीज, है। आपने MCA 21 करके एक वेबसाइट खोली थी। आपने MCA 21 करके एक वेबसाइट खोली थी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है। क्या वो सपने दिखाने के लिए थी? नहीं थी ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए थी ना। तो सिर्फ बार बार आके एक घिसा पिटा रिकॉर्ड ब्रेक कर देना कि हाँ भैया ये सपने दिखाते हैं। अरे सपने वो दिखाएगा। आपको नेपोलियन की एक बहुत मशहूर कहावत बताता हूँ खजान सिंह जी, अ लीडर इज अ डीलर इन होप। मलिक साहब, क्या बिजली उत्पादन का कोई कारखाना लगाया आपने? आपने जो पहले बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को निभा रहे हैं साहब, लगाया, आपके करे हुए करारों को निभा रहे हैं। प्रदेश की जनता को आप झूठा ना करवा दें, इसलिए आपके करार निभा रहे हैं। ये हरियाणा की जनता को बताइए, आप जो लगे लगाए बता रहा हूं, आपके करे हुए बिजली के करारों को निभा रहे हैं। गारंटीज दी हुई आपने, उनके लिए कोई क्यों झूठ बोलते हो जनता से? क्या आपने गारंटी नहीं दी अडानी को? 154 वायदे किए थे, कोई वायदा पूरा किया है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने अडानी से पावर खरीदने के टाइम डैमेज क्लॉज क्या साइन करा था? क्या आप लेकर आ सकते हैं जनता में? प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवीण जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, प्रवीण जी की बात सुन लेते हैं। कहिए प्रवीण जी। कोई पैसा नहीं दिया आपने, युवाओं के साथ धोखा किया। देखिए गुरमीत, अभी जिस तरह से खजान सिंह जी और रमन मलिक जी के बीच में थोड़ा सा गर्मा गर्म बहस हुई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर,
मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूंगा। हालांकि उद्योगपति और उद्योगों के मतलब की चीज है, क्योंकि पावर बहुत जरूरी है उद्योगों के लिए। खजान सिंह जी ने एक बात उठाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि क्या आपने कोई नया बिजली का कारखाना लगाया। देखिए, दोनों दल किस तरह से बिजली के मामले में प्रदेश की जनता के साथ किस तरह का एक छल हो रहा है, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूं। खजान सिंह जी ने ये बात तो उठाई, लेकिन खजान सिंह जी से मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि बार बार कांग्रेस सरकार इस बात का प्रचार करती रही कि हमने प्रदेश में नए कारखाने लगाए, हमने 10,000 मेगावाट के कारखाने लगाए। क्या किसी एक दिन भी उन सभी कारखानों में लगातार बिजली प्रोडक्शन हुआ? क्या कभी हरियाणा में 10,000 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन हुई? क्योंकि हरियाणा की जो पीक आवर्स में जरूरत है लगभग इतनी ही है। जो कारखाने का दावा कांग्रेस सरकार करती है, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, यमुनानगर का कारखाना। यमुनानगर का कारखाना गुरमीत इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान उस पर काम होना शुरू हुआ। हमने जो कंपनी रिलायंस कंपनी थी उससे जो एमओयू साइन किया हुआ था, उसमें बाकायदा स्पष्ट था कि स्पेसिफिक कंपनी की मशीनरी लगेगी, घटिया मशीन नहीं लगेगी। अगर कारखाना चालू होने में टाइम लगता है तो उसका मुआवजा कंपनी सरकार को देगी। लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई, जब वो कारखाना चालू होना था, इन्होंने एमओयू की शर्तों में बदलाव कर दिया। पहली तो वहां घटिया स्तर की मशीनरी लगाई गई जो आज तक प्रॉपर काम ही नहीं कर पाई। दूसरा, जो वो मुआवजा जो हर्जाना उनको देना था, क्योंकि लगभग 1.5 साल डिले हुआ था, तो वो माफ कर दिया गया। हरियाणा प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ। उसके बाद पानीपत थर्मल प्लांट का जो अलॉटेड कोल था, वो इन्होंने जार्ली का जो प्राइवेट कंपनी का थर्मल था उसको ट्रांसफर कर दिया गया फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है बिजली के मामले में। और भी बहुत से चीजें हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 15 महीने हो गए हैं। सरकार बाहर से महंगी बिजली खरीद रही है, बिजली बाहर से अडानी साहब से खरीदी जा रही है, जो भी उनके मित्र हैं जो बिजली प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश में कारखाने हैं उनको अभी तक सुचारू रूप से चलाने में ये सरकार भी नाकामयाब हुई है। हालात ये है कि प्रदेश की जनता जो है वो महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है और प्रदेश की जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। किसान को बिल्कुल वक्त की यहाँ बहुत कमी है। प्रवीण जी, आपकी बात पर रमन जी का बहुत संक्षेप में जवाब। रमन जी, बहुत संक्षेप में जवाब। हम उनको भी मैं 3-4 पॉइंट्स आपको भी बताऊं और ये जनता को भी पता लगने चाहिए प्रदेश की कि क्या हुआ है। डैमेज क्लॉज अडानी के साथ जो साइन करे हुए हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, दोबारा स्टडी करिए, पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या साइन करा है। नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसके अलावा जो अपकीप थी पिछले 10 साल में अपकीप के ऊपर क्या क्या खर्चा दिखाया गया है और उसके हिसाब से क्या खर्चा गया है उन पावर प्लांट के ऊपर जो 10,000 मेगावाट बनाते, वो अगर आप देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे, क्योंकि वो 20% प्रोडक्शन नहीं कर पाते। उसका सारा रीवर्क हो रहा है और उसको दोबारा से सेटअप करा जा रहा है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो हमने किसी को बेइज्जत करने का ठेका नहीं लिया, लेकिन हमने प्रदेश के साथ ईमानदारी से उनकी सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गालियां दें हमारे को, लेकिन हमारी ईमानदारी खत्म नहीं होगी। प्रदीप जी, निवेश की राह में कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं आपको लगता है सरकार को तुरंत प्रभाव से दूर करनी चाहिए? प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में। 24 घंटे बिजली देने का, और आपको ये वायदा पूरा करना चाहिए। वायदा तो आप पूरा नहीं कर रहे हो, बिजली के दाम आप लगातार बढ़ा रहे हो। गुरमीत जी, सबसे पहले आज ये है कि हर जिस शहर में भी इंडस्ट्रियां लगी हुई है वहां की इंडस्ट्री एसोसिएशन जाके मिलती है सीएम साहब से। अब पिछले दिनों भादरगढ़ की एसोसिएशन ने भी मुलाकात की, उन्होंने यही कहा कि हरियाणा में कोई बड़ी कंपनी लेकर आ जाइए। बड़ी कंपनी जिस दिन आ जाएगी उस दिन अपने आप औद्योगिक निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी होंगे। अगर ये कोई छोटी छोटी कंपनियां आएंगी उससे इतना निवेश नहीं हो सकता, नहीं रोजगार के अवसर मिल सकते। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इंडस्ट्री लानी है गुड़गांव में, आप होंडा मोटरसाइकिल को दोबारा से यहाँ पे हरियाणा में लेकर दोबारा उनको कहें कि ये यूनिट वहां की बजाय यहाँ लगाएं। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा है,
और भी जो दूसरी मारुति है, मारुति ने जैसे गुजरात में 2017 में अपनी नई यूनिट चला रहा है। तो जब तक हरियाणा में बड़ी यूनिट नहीं आएगी, जैसे त्यागी जी ने बताया था, वो बात बिल्कुल सही है, जैसे बड़ी कंपनी आ जाएगी उसके साथ सैकड़ों छोटी कंपनियां, उसकी सारी कंपनियां अपने आप आ जाएंगी, और जिस दिन आ जाएंगी वो स्टेट अपने आप ग्रोथ करने लग जाएगा। शर्त एक है कि निवेश को अगर बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। यही सवाल कुल मिलाकर हमारे खास मेहमानों ने उठाया है। आप सभी का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हाईटेक कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इन कोशिशों को लेकर यही सवाल किया गया, क्या ये कोशिशें रंग लाएंगी? कोशिशें तभी रंग लाएंगी जब सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए पहल की जाएगी। इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही।